जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप पुराने और नए वीडियो सारे प्राप्त करते रहेंगे। दोस्तों, हमारा कक्षा 10वीं का जो गणित है उसमें काफ़ी कुछ अध्याय हम पुराने वीडियो में कर चुके हैं। इस अध्याय में हम आधारभूत आनुपातिक प्रमेय और उसका विलोम, साथ ही साथ हम प्रश्नावली 6.1 ये भी हल कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 6.2 जो कि आधारभूत आनुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय पर आधारित है। तो दोस्तों, इसका जो पहला सवाल है उसको समझिए आप कि आकृति 1 और 2 में, ये आकृति 1 है, ये आकृति 2 है, DE समांतर BC है। DE समांतर BC है मतलब त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड खींचा गया है या एक रेखा खींची गई है। जब परीक्षा में प्रश्न आते हैं तब हमें यह समझने में मुश्किल आती है कि प्रश्न है किस जगह का। तो अगर हमें शर्तें बहुत अच्छी से याद है तो हम आसानी से समझ जाएंगे कि प्रश्न किस जगह का है। तो थेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिक प्रमेय की पहली शर्त यह है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए। तो ये शर्त आपको दी है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा इस प्रकार खींची जाए कि वो अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। तो जब ये शर्त पूरी हो रही है तो इसके आगे प्रमेय बढ़ती है। तो क्या होता है, तो वे दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होंगी। ठीक है, तो इस आकृति 1 और 2 में हम देखें तो थेल्स प्रमेय की जो पहली शर्त है वो पूरी होती है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, तो फिर इस त्रिभुज की भी जो दो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में विभाजित होंगी। इसी प्रकार यहां भी होगा। AE/EC। तो शर्त यह है कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा इस प्रकार खींची जाए कि वो अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर विभाजित करे, तो वो शर्त थी। तो ये परिणाम है उसका, और ये आया आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से या थेल्स प्रमेय से आया। इस तरह से ये भी थेल्स प्रमेय से आया। तो क्या करना है हमें, तो चित्र 1 में EC, चित्र 1 में EC ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है, हमें AD का मान दिया है 1.5, तो AD की जगह 1.5, BD दिया है हमें 3, AE दिया है हमें 1 और EC हमें ज्ञात करना है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, EC को हम इधर ले आते हैं और बाकी सबको उधर कैसे गुणा कर देते हैं। 1 गुणित 3 ऊपर चला जाएगा बट 1.5। दशमलव को अगर आप हटाना चाहते हैं तो दशमलव हटाने पर ये 1 अंक है, इसके बाद इसके आखिर में 1 अंक है तो 1 जीरो यहाँ लग जाएगी, ये कट जाएगा 15 दूना 30। तो दोस्तों EC बराबर आ गया 2 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू होगी 2 सेंटीमीटर। यहां पर हम जाते हैं तो हमें AD ज्ञात करना है, AD ये ज्ञात करना है। तो AD को हम इसी प्रकार रखेंगे। DB हमें दिया है 7.2, AE हमें दिया है 1.8 और EC दिया है हमें 5.4। यहां पर दशमलव के बाद 1 अंक है, यहां पर दशमलव के बाद 1 अंक है, तो दशमलव से दशमलव आप हटा सकते हैं। अब 7.2 को उधर पहुंचा दीजिए। AD बराबर 18/54 गुणित 7.2। 7.2 का भी दशमलव आप हटा सकते हैं, तो दशमलव का 1, इसके बाद 0। 18 × 54 3 बार कट जाएगा और 3 से कट गया, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 24/10 का मतलब हो गया 2.4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 2.4 सेंटीमीटर। और दशमलव को हटाए बिना भी अगर आप हल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दशमलव को हटाएं तभी ये हल होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर, किसी त्रिभुज
पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ कहीं भी हो सकते हैं स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। आपको बताना है ये कि ई एफ समांतर है क्यू आर की। किस स्थिति के लिए? तो पहली स्थिति ये है, पी ई हमें दिया है 3.9 सेंटीमीटर में, ई क्यू हमें दिया है 3 सेंटीमीटर, पी एफ दिया है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर दिया हमें 2.4 सेंटीमीटर। तो जब समांतर पूछा जाता है तब आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम लगता है। और आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम यह है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को विभाजित करते हुए कोई लाइन इस प्रकार खींची जाए कि वो दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो वो तीसरी भुजा के समांतर तभी होगी जब वो दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे। तो हमें यह देखना है कि क्या कोई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है या नहीं दी गई स्थिति में। तो मान लिया कि जो ई एफ है जो दो भुजाओं को विभाजित कर रही है, ये किस अनुपात में विभाजित कर रही है? तो जो ई है वो पी क्यू को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो हम यहाँ लिखेंगे आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के विलोम से। पहले भी लिख सकते हैं। पहले हम निकालेंगे पीई बटे क्यू। पीई बटे क्यू कितना मान आता है? तो 3.9 बटे 3 से हम काटते हैं, 3 एकम 3 तो आता है 1.3 बटे 1। फिर हम निकालते हैं पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ अपॉन एफ आर 3.6 बटे 2.4। दशमलव से दशमलव हट जाएगा क्योंकि दोनों के बाद अंक बराबर हैं। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 3 बटे 2 अर्थात 1.5 बटे 1। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं RHS से कि ये बराबर नहीं है। अगर अनुपात बराबर नहीं है अर्थात PE बटे EQ 1 व 2 से अगर हम देखें बराबर नहीं है PF बटे FR के, अर्थात यह भुजा यह रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित नहीं करती है। और जब कोई एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित नहीं करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर नहीं होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि EF भुजा QR के समांतर नहीं है। हाँ, ये भी 1.5 आता, ये भी 1.5 आता, या ये 1.3 है तो ये भी 1.3 आता, तो ये अनुपात बराबर हो जाते हैं। तब आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के हिसाब से यह तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है। तो बहुत आसान है। बाकी दो सवाल आप लोग प्रयास कीजिए, आसानी से हल हो जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। चित्र में यदि LM समांतर CB हो तो हमारा ये CB है, इसके समांतर LN है। तो पहले सही त्रिभुज का चयन कर लेना चाहिए। चित्र में यदि LN समांतर CB हो तो एक त्रिभुज आपका ये वाला होगा, और LN समांतर CD हो, ये LM समांतर CB हो गया, और LN समांतर CD हो, ये इसके समांतर है। तो सिद्ध करना है आपको AM बटे MB और AN बटे ND, AM बटे AB और AN बटे AD। अब ये हमें सिद्ध करना है।
तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, दोस्तों हम यहाँ पर एक एक त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में तो हम लिखेंगे सबसे पहले हल में त्रिभुज ए बी सी में, और आपको एल एम समांतर सी बी दिया है, तो यहाँ लिखेंगे एल एम समांतर सी बी। तो यहाँ पर आधारभूत प्रमेय लग जाती है, क्योंकि अगर कोई रेखा इस प्रकार से खींची जाए एक भुजा के समांतर कि वो अन्य दो भुजाओं को विभाजित करे, तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती है। तो इस स्थिति में हम लिख सकते हैं आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से। अब यहाँ पर बच्चे कई बार कहीं से भी लिख देते हैं, वो गलती कर जाते हैं जल्दी जल्दी में, इसलिए जो समांतर रेखा होती है उसके सम्मुख वाला शीर्ष लेना चाहिए। देखो अगर ये समांतर रेखा तो इधर कोई शीर्ष सम्मुख नहीं है, यहाँ पर लेते हैं तो इसके सम्मुख शीर्ष है ए, तो हमें यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, जिससे आप बिल्कुल सही अनुपात लिख पाएंगे। कई बार यहाँ से कुछ भी लिख देते हैं, बी एम बटे बी सी ऐसा लिखने में आ जाता है। तो जो समांतर भुजा रहती है या समांतर रेखा होती है, समांतर रेखा के ठीक सामने वाला जो शीर्ष है वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए अनुपात की। तो ये ए से हम शुरुआत करेंगे, तो ए एम बटे एम बी, फिर से ए सी होगा ए एल बटे एल सी, ये ध्यान रखना, इससे आप गलत नहीं लिखेंगे। ये समीकरण 1 हो गई। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज है हमारा त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में आपको एल एन समांतर सी डी दिया है, एल एन समांतर सी डी दिया है, एल एन समांतर सी डी। तो यहां भी आधारभूत आनुपातिक प्रमेय फिर से लग जाती है, क्योंकि यहां पर भी एक रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वो तीसरी के समांतर होती है। तो दोस्तों आप ए एन अपॉन एन डी और ए एल अपॉन एल सी, तो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से समान अनुपात में विभाजित करती है, क्योंकि इसके समांतर दी गई है। समीकरण 1 और 2 का आप तुलना करेंगे तो इसका आरएचएस समान है समीकरण 1 व 2 से। तो अगर आरएचएस समान है तो एलएचएस भी समान होगा। लेकिन हमें यह सिद्ध नहीं करना है, हमें सिद्ध करना ए एम बटे ए बी, और हमारे पास ए एम बटे एम बी आ रहा है, और ए एन बटे ए डी, और यहाँ पर है ए एन बटे एन डी। तो हम पहले इसका व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम का मतलब होता है इनवर्स या उल्टा। जो ए एम बटे एम बी इसको उल्टा कर देंगे हम, हो जाएगा एम बी बटे ए एम, और ए एन बटे एन डी इसको हम लिख देंगे एन डी बटे ए एन। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, अगर मैं इसका व्युत्क्रम किए बिना एक जोड़ता हूं तो जो ए एम है वो बदल जाएगा, इसलिए व्युत्क्रम करके एक जोड़ना पड़ा। अगर बिना व्युत्क्रम किए हम एक जोड़ेंगे तो हमारी जो वैल्यूज है वो बदल जाएंगी, इसलिए हमने इसको व्युत्क्रम किया। अब इसमें भी हमने एक जोड़ा, यहां पर +1 किया, और इधर भी हमने एक जोड़ा, दोनों और एक जोड़ने पर। अब आप यहां पर लघुत्तम लेंगे, यहां पर ए एम लघुत्तम आएगा, और दोस्तों यहां पर ए एन लघुत्तम आएगा। ए बी प्लस ए एम, और यहां पर हो जाएगा एन डी प्लस ए एन।
लघुत्तम लेकर के हल किया। चित्र में आप पाएंगे ए बी प्लस ए एम, तो ए बी प्लस ए एम, दोस्तों यहां पर हमने गलती की है, ये एम बी है, एम बी बटे ए एम, तो यहां पर भी एम बी आएगा। एम बी प्लस ए एम, तो एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम बनेगा ए बी बटे ए एम, और एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन, ये बनेगा ए डी बटे ए एन। अब हमने यहां पर व्युत्क्रम किया था, फिर से व्युत्क्रम करो तो हम पूर्व अवस्था में चले जाएंगे। व्युत्क्रम का व्युत्क्रम फिर पूर्व अवस्था, तो इसका हमने फिर से व्युत्क्रम किया, तो ये व्युत्क्रम करने पर आएगा आपका ए एम नीचे वाला ऊपर बटे ए बी, और ए एन बटे ए डी व्युत्क्रम करने पर। तो आप देखेंगे हम जो सिद्ध करना चाहते थे वो आ जाता है, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। इस प्रकार से ये सवाल हल हो जाता है। एक जोड़ने पर हमेशा ऊपर वाली संख्या ही बदलती है। दोनों पक्षों में अगर हम एक जोड़ते हैं तो ऊपर वाली जो है टर्म बदल जाती है, तो यहाँ पर ए एम बदल जाता है, इसलिए हमको इसको व्युत्क्रम करना पड़ा, और हम बदलना चाहते थे एम बी को। तो इस प्रकार से यह सवाल हल होता है। तो आप इन सवालों को हल कीजिए। पुनः मिलेंगे इसी प्रश्नावली के अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।